हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी, जहाँ हम आपके लिए हर दिन कुछ नई रोचक तथ्यों के साथ कहानियाँ लेकर आते हैं। तो आज की कहानी प्रस्तुत है। मैं बरसों बाद श्रुति के घर गई। उसकी भाभी आभा मुझे अपने कमरे में ले गई। थोड़ी बहुत बातों के बाद जब वह चाय बनाने गई तो मैं टेबल पर बड़ी डायरी उठाकर उलटने पलटने लगी। वह श्रुति के भाई कन्हैया की डायरी थी। जो पन्ना खुला, मैं उसे देख के पढ़े बगैर रह नहीं सकी। वह कुछ यूं था। मेरी प्यारी बहन श्रुति, आज तुझे हमसे बिछड़े हुए पूरे 28 बरस हो गए हैं। अब होती तो देख पाती कि देह के रंग के कोई विशेष मायने नहीं होते। तुझे जाने के बरस भर बाद जब मेघा जन्मी तो मुझे लगा जैसे तू ही घर लौट आई। उसमें मैंने हमेशा तुझे देखा। मैंने उसे नहीं, जैसे तुझे पाला। तेरे अंतरहीन अपराजेय अवसाद को निर्मूल कर देने की धुन में उसे पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम बना दिया। तेरी इस भतीजी ने ITI रुड़की बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉप किया। एक टेक में भी टॉप करने के बाद उसे DRDO द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम में भारत के 10 युवाओं में से एक चुना। सफल होने के रास्ते तो और भी हो सकते थे श्रुति, पर मैंने वहीं भेजा क्योंकि वैज्ञानिक परीक्षण वैज्ञानिक की देह का रंग देखकर सफल या असफल नहीं होते। अब उसका जीवन उसके रंग रूप से तो प्रभावित होने नहीं जा रहा। श्रुति, पता है तेरी इस काली स्याही भतीजी मेघा के सामने एक से एक गोरी लड़कियों के सौंदर्य फीके पड़ गए। सहपाठी लड़कों के पुरुषत्व के घमंड में प्रधान बनने के सारे अभिमान उसके व्यक्तित्व से टकराकर चूर चूर हो गए। काश तू भी अभी जन्मती श्रुति, जब कि मैं इतना बड़ा था, तब तुझे यूं हिम्मत हारनी नहीं पड़ती। मेरी प्यारी बहन, बाबूजी ने हम तीनों भाइयों की अच्छी शिक्षा के लिए समिति साधनों का हवाला देकर तेरी शिक्षा कुर्बान कर दी। उस समय मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझे कि उनके घर में जन्म लेकर तू पराया धन नहीं हो सकती है। विवाह तो हम सबके भी हुए ही। चल, मैं तो उसके पास रह पाया, पर बाकी दोनों भाई तो परदेश जाकर उनके पास उतना भी नहीं आ पाए जितना तू आ पाती अपनी ससुराल से उनके पास। बाबूजी की पुरानी सोच पर तू उन्हें क्षमा कर देना श्रुति। तेरा दुख मैंने हमेशा समझा। तुझे आशा बांधने और समाज को राह दिखाने के लिए ही तो मैं इतनी अधिक सांवली आभा से विवाह किया था। कितना नाराज हुए थे माँ बाबूजी दोनों आभा से विवाह के नाम पर। उन्होंने तो उसे आज तक भी मन से स्वीकारा ही नहीं। तू तो अच्छी तरह जानती थी। फिर इस तरह हिम्मत क्यों हारी तूने? जब से तू गई है तब से मेरे मन में सिर्फ काली लड़कियां ही घूमती रहती हैं श्रुति, जैसे उन सब की कुशलता की जिम्मेदारी मेरी ही हो। इस बार मैंने तुझे यानी तेरी भतीजी मेघा को काले गोरे के पचड़े से निकालकर आत्मविश्वास का अनंत आकाश उसकी मुट्ठी में भरकर उसे यानी तुझे पूर्ण सक्षम बनाया है। अब तो तू खुश है ना श्रुति? श्रुति के भाई का उसके नाम पर पत्र पढ़कर तो ऐसा लगा जैसे श्रुति फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। उसकी एक एक बात जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी।
और उसके जीवन से जुड़ी हर घटना जैसे पुनर्जीवित होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। मैं बचपन में श्रुति की सहपाठी मित्र रही थी और उसकी पड़ोसन भी। अपनी अल्हड़ बुद्धि के साथ उसे संबल देने का प्रयास तो बहुत किया था मैंने भी, पर मेरा ब्याह बहुत जल्दी हो गया और श्रुति अकेली रह गई थी। फोन नहीं थे उस समय हमारे घरों में। पत्रों से कितना बांधता भला। अपने ब्याह से पूर्व उसकी लगभग हर व्यथा मैंने अपने कानों से सुनी थी। सिर्फ सुनी ही नहीं, काफ़ी कुछ अपनी आंखों देखी भी थी। मैंने उसकी व्यथा, जिसे उसने बहुत ही बेरहमी से ख़त्म किया था, मैं उसकी व्यथा कथा और उसकी खुद से बेरहमी को कभी एक दिन भी तो भुला कर जी नहीं सकी। पर मैं आज उसको उसकी व्यथा सुनाकर उससे जुड़ा अपना दुख शायद थोड़ा कर पाऊँ। 3 भाई थे श्रुति के, 2 विदेश चले गए थे। सबसे छोटा संजय इंजीनियर अपने ही शहर में नौकरी कर रहा था। सबसे छोटी और इकलौती बहन थी श्रुति। काली स्याही श्रुति, सचमुच काली, बहुत ही काला रंग था उसका। मैला मैला सा, छोटी छोटी गोल गोल आँखें, स्लेटी रंग के होठ और सिर पर उलझे उलझे काले घुंघरैलों बालों का बेहतरीन छना छत्ता। पिता जैसा पक्का रंग, माँ जैसे होठ, पौच, नैन, नक्श और ठिगनी रास। पढ़ाई के नाम पर भी उसके पिता उसे आर्ट्स में ग्रेजुएट ही करा पाए थे, वो भी प्राइवेट, जिसके इस गला काट प्रतियोगिता वाले समय में मायने ही क्या है। फलस्वरूप उसका मन रसोई में रम गया था। पाक कला की शौकीन और प्रवीण श्रुति खूब बनाती, खूब खिलाती और खूब खाती भी। इस स्वादिले शौक के चलते कब उसका शरीर उसकी उम्र से बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसमें किसी लड़के या लड़के वालों को पसंद करने योग्य कोई विशेष तो क्या साधारण बात भी दिखाई नहीं दी। तो क्या कोई भी गुण दिया ही नहीं था प्रकृति ने उसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। उसे तो गुणों की खान भी कहा जा सकता था। उसकी निर्दोष खिलखिलाहटें, उसकी दुर्लभ निश्चलता, धूले पारदर्शी कांच सा साफ मन और अपने पराये हरेक के लिए उसकी छोटी छोटी आँखों से झांकता स्नेह का विशाल सागर, क्या ये वो विशेषताएं नहीं हैं जिन्हें उनके गुणों में सम्मिलित किया जा सकता? परंतु बाजारवाद के इस अंधे युग में अक्सर खूबसूरत कवर में घटिया चीज़ें खरीद लाने वाले लोग आंतरिक सौंदर्य के याचक होते ही कहाँ हैं। श्रुति भी दूसरी सभी लड़कियों की तरह अपने अंतस में छिपाकर अपने सपनों के राजकुमार की रचना बड़ी तरतीब से करती। उसमें कौन सी विशेषताएं हों और कौन से अवगुण ना हों, सावधानी से तय करती। सपनों का राजकुमार आता तो जरूर, पर उसकी झलक मात्र पाकर उल्टे पांव भाग खड़ा होने को आतुर रहता। फलता श्रुति को अपने ही द्वारा सावधानी से घड़ी सपनों के राजकुमार की उस मूरत को मजबूर होकर रेत के घरौंदे सा मिटा देना पड़ता। खुशी खुशी फिर से सपनों के नए राजकुमार का सृजन कर्म तेजी से चलता, ठीक वैसे ही जैसे विश्वकर्मा पल भर में कोई पूर्ण व्यवस्थित नगर बसा दे। आरंभिक अस्वीकार तो उस जिंदा दिल लड़की की आशा को पराजित नहीं कर सके, परंतु निरंतर अस्वीकारों की दलदली जमीन में उसकी आशा धीरे धीरे
धंसती चली गई। वह उससे निकलने को जितना छटपटाती, अस्वीकारों की दलदल उसे उतनी ही नीचे खींचती जाती। प्रतिक्रिया स्वरूप निराशा और हताशा अपना आकार बढ़ाती ही चली गई। उस अनभिज्ञ भोली लड़की को अपने काली कुरूप होने के इस कदर दुष्परिणाम का तो अभी तक गुमान ही नहीं था। वो इस तरह हतप्रभ रह गई जैसे किसी को अकस्मात पता चले कि उसका सब कुछ लुट चुका है। यहाँ तक कि उसके पैरों तले की जमीन भी उसकी अपनी नहीं है। अब गहरी चिंता में डूब चुकी श्रुति अपलक जागती हुई रातों में प्राण लेवा निराशा से निपट अकेली ही जूझती। कभी बेतहाशा आंसू बहाती, कभी माता पिता के संसर्ग के छड़ों को कोसती। सोचती कितनी घृणा और कुत्सित विचार भरे होंगे उस क्षण परस्पर उनके मध्य। संभवतः मात्र काया ही मिलन करती रही होगी, पर मन किंचित भी प्रफुल्लित न होंगे दोनों के। अन्यथा सृजन के उन सुंदरतम कोमल क्षणों का प्रतिदान उनकी इस महाकुरूप काया में क्यों कर प्रकटता। कभी सोचती कि वह कहीं माता पिता के प्रेम में फरेब और कपट की प्रतिछाया तो नहीं, वरना तीनों बड़े भाई इतने कुरूप काले क्यों न हुए। उसने कहीं सुना था कि पति पत्नी में से जो भी अपनी बात दृढ़ता से मनवा लेता हो, संतान उसी का रंग रूप ग्रहण कर लेती है। तो क्या माता पिता दोनों ही बराबर की जिद करते रहे होंगे? जिद भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से दोनों के व्यक्तित्व के मात्र दुर्गुण ही आए। उसमें मलाल करती कि काश माँ का रंग और पिता के नए नक्श भी उसे मिल गए होते तो वह इतनी काली कुरूप तो ना हुई होती। वह रह रह कर अधीर हो उठी। स्वयं से ही अनेक निर्मम प्रश्न करती, क्यों आखिर क्यों नहीं पहचानता कोई मन की अच्छाइयों का अप्रतिम रूप, क्यों नहीं देखता कोई प्रेम की स्निग्धा तत्संपड़ का चमचमाता उजला रंग। देह पर चढ़ी झीनी काली परत क्यों हावी हो जाती है इंसान की इन भारी भरकम इच्छाओं पर। श्रुति ने एक बार माँ को अपनी एक सहेली का वजन कम करने के लिए जिम जाना बताया और दूसरी का ब्यूटी पार्लर जाना, इस आशा के साथ कि माँ प्यार से कहेगी, श्रुति बेटा तू भी चली जाया कर जिम और ब्यूटी पार्लर अपना रंग रूप निखारने। पर उसकी आशा के विपरीत लड़के वालों के घर से कल ही हुई ना से झुंझुलाई हुई निपट गंवरी माँ उस पर चिल्ला कर पड़ी, अब दुनिया की होड़ करो बस, दुख की सकल सूरत को देखो मत, उन्हें देख और खुद को देख। यूं भी अपने बाप तो रिश्वत की कमाई बोरे भर भर लाते हैं, तेरे बाप से कमाई गई ऊपर की कानी कौड़ी भी जो तुझे ब्यूटी पार्लर भेजूं। इतना शौक चढ़ा है गोरी होने का तो खड़िया रगड़ ले, कसरत करने जिम जाएगी महारानी, घर का काम करो, कौन सी कसरत बड़ी है, इससे सारा दिन बकरी की तरह चर चर कर बोरे सी फूल गई है। कौन जाने मेरे किन पाप कर्मों का फल दिया ऊपर वालों ने। 3 सजीले बेटों के इतने दिनों बाद तुझ जैसी काली कलूटी बेटी मेरी गोद में डालकर माँ ने इस अप्रत्याशित व्यवहार पर वो किसी महापाप कर के लिए जैसे निरपराध से अपराध बोध से भर उठी थी। दृष्टि पांवों से पास जमीन पर चिपक कर रह गई थी, कहीं और पांव वहीं जमीन में गड्ढे से रह गए थे देर तक। दरअसल कोई माँ इस कदर कठोर नहीं हो सकती। सच है श्रुति की माँ
भी तो कहाँ थी इस कदर कठोर, परंतु मध्यम वर्गीय परिवारों में पैसे की किल्लत बनी रहती है और कोई माने या ना माने पैसा प्यार और स्नेह को भी प्रभावित करता है ज़रूर। इस श्रुति की माँ भी उसे हर माँ की तरह प्यार करती थी, परंतु उसके ब्याह के दानों से उस प्यार में दाग लगा दिया था। बार बार श्रुति को अस्वीकृत किया जा रहा था। कोई एकाध अगर श्रुति की शक्ल सूरत पर समझौता करने को तैयार भी होता तो वह दहेज इतना मांग लेता कि उनका यह मध्यम वर्गीय परिवार जुटा ही न पाता। पिता ने तो इतना कभी कमाया ही नहीं था। बेटों की कमाई भी अभी शुरुआती दौर में ही थी, अतः श्रुति के साथ साथ उनके माँ बाबूजी का संतुलन भी बिगड़ने ही लगा था। पिता तो फिर भी कुछ दूरी पर ही रहे, पर माँ का हर समय का चिड़चिड़ाहटों से भरा सानिध्य श्रुति को मार गया। सारे समाज के तिरस्कार के साथ अपनी ही माँ के द्वारा तिरस्कृत होकर छलनी हुई वो बेबस लड़की ईश्वर से पूछती है, हे ईश्वर, संसार को तो छोड़ो, तुम ही ने कौन सा रहम कर दिया मेरे ऊपर। मेरी जो माँ स्नेह की प्रेम मूर्ति थी उस तक के मन में मेरे लिए अथाह घृणा भर दी, तो दूसरे किसी से क्या आशा रखूं। अजय भैया ना होते तो मैं कभी की मर चुकी होती। कभी वह ईश्वर से पूछती, तुमने ये क्या किया प्रभु? सिर्फ आँखों को काली बनाने वाली गाढ़ी स्याही मेरी सकल काया पर ही उड़ेल दी। कभी वो माँ से छिपे कर चेहरों पर मुल्तानी मिट्टी तो कभी बेसन का लेप लगाती, कभी चुपके से अपनी भाभी के गोरेपन की क्रीम लगा लेती। पत्रिकाओं में रंग निखारने के नुस्खे पढ़ती, पर अपनी मौलिकता पर दृढ़ प्रतिज्ञ चेहरे का रंग 19-20 का अंतर भी तो ना दिखता। श्रुति ने काया को छरहरी करने के कठिन क्रम में घर के कामकाज का अधिक से अधिक भार खुद पर ले लिया था। खाना भी ना के बराबर ही खाती। खाने की शौकीन वो मासूम लड़की भूखी रहकर अवसाद की चपेट में आने लगी। रोज रोज लड़का खोजने जाते रहने के व्यय और थकान से अजीज आए गए निम्न मध्य वर्गीय पिता भी उसको ही परेशानी का कारण मानने लगे और उनके प्रति उनकी दृष्टि भी कठोर होने लगी थी, जिसने उसे भीतर तक आहत कर डाला। रही सही कसर भाई अजय की नौकरी ने व्यवस्था ने पूरी कर दी। वह रात पड़े ही घर में घुस पाता, घर आकर भी कंप्यूटर पर काम करता। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय पत्नी आभा को भी देना ही होता था। ऑफिस में वह श्रुति के ब्याह के तमाम जुगत भिड़ा रहा था, श्रुति को बताए बगैर, परंतु कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। परिवार और समाज द्वारा कुछ अनजाने ही और वो निश्चल निर्मम मन भोली लड़की भ्रमित होकर रह गई। ऊपर से दिल दहला देने वाली हर्ष अस्वीकृति के बाद अपनी ही माँ के ताने उलाहने और अपने ही पिता की कठोर होती दृष्टि सहती वह 31 बरस की आयु में हताश हो उन्हीं भयानक अस्वीकारों, तिरस्कारों, उपेक्षाओं और ताने उलाहनों को उसने अपने ही दुपट्टे के साथ मजबूरी से बांटा और उसका एक सिरा अपने गर्दन में और दूसरा सिरा पंखे की छड़ से बांधकर अपनी काली मोटी काया लेकर मौत को झूल गई। वो भोली घरेलू लड़की दूसरी पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह अपनी भावुकता पर नकेल कसना सीख ही कहाँ पाई थी। परिवार अपनी नासमझियों का यह प्रतिफल सोच ही नहीं सकता था। सब हताश से, विशेषकर अजय बहुत व्याकुल हो उठा था। अजय उसकी पढ़ाई के समय उसकी मदद नहीं कर सका था। वह
भी तो पढ़ाई ही कर रहा था, परंतु अब तो वह स्वयं कमाता था। उसने श्रुति को फिर से पढ़ाने लिखाने का प्रयास भी किया था, परंतु इस बार श्रुति ध्यान लगा ही नहीं सकी थी पढ़ने लिखने में। अजय को बार बार पश्चाताप होता था कि काश उसने थोड़ा अधिक समय दे दिया होता श्रुति को, तो शायद उसे यूं मरना न पड़ता। श्रुति की आत्महत्या के ठीक 1 बरस बाद श्रुति के तीसरे यानी सबसे छोटे भाई कन्हैया की पहली संतान उसकी बेटी ने जन्म लिया। बच्ची की झलक मात्र ही परिवार का दिल बैठाने के लिए काफ़ी थी। जैसे मर कर भी श्रुति अपने प्यारे भाई अजय से अलग नहीं सकी थी। बरस भर बाद इतिहास को दोहराने चुपके से वापस अपने घर चली आई थी। बच्ची का जन्म घर में खासा मातम लेकर आया। श्रुति की भयावह मृत्यु का धुंधलाता दृश्य खुद को झाड़ पोंछ कर घर के हर सदस्य के दिल में सीना तान कर आ खड़ा हुआ। सब एक दूसरे से आंखें चुरा रहे थे। कभी दीवार पर टंगी श्रुति की माला जड़ी तस्वीर को देखते, कभी दृष्टि चुराकर उस नवजात को रूप रंग को लेकर समाज की खोखली मान्यताओं से जन्मी उपेक्षा ने माँ आभा की आँखों से बच्ची के लिए नैसर्गिक ममता को पीछे ढकेल दिया था। आभा की आँखों में श्रुति की असमय मृत्यु का आतंक उस नन्ही बच्ची के भविष्य के भय से जुड़ गया था, जिसे बच्ची के पिता कन्हैया ने सहज ही ताड़ लिया। स्त्रियां भी विचित्र ही होती हैं, खुद कैसी भी आड़ी तिरछी क्यों ना हो, परंतु बहू बेटियों में रूप सौंदर्य की कमी उनके लिए घर में जैसे अमावस्या सा अंधकार ला पटकती है। कहीं न कहीं कन्हैया को तो संतोष ही हुआ था इस रूप में श्रुति के लौट आने का। इस बार श्रुति के अथाह प्यार के ऋण से उऋण होने का अवसर पा गया था। जैसे इस बच्ची को योग्य बनाकर माँ, बाबूजी और सारे समाज द्वारा की गई उसकी उपेक्षा और उसके साथ हुई नाइंसाफ़ी के पश्चाताप से मुक्ति पा जाने का यह रास्ता दिया था प्रकृति ने उसे। वह समझ गया और उसने आभा के पास लेटी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया था। माँ बाबूजी को उनकी पहली पोती तथा पत्नी को उसकी पहली संतान की बधाई देकर माहौल को थोड़ा हल्का किया। अजय अपने परिवार में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था, प्रगतिशील विचारों से भरा हुआ, आधुनिक होते समाज का हिस्सा जो यह जानता था कि आने वाला कल स्त्री का भी होगा, जहां उसके रंग रूप में उसका जीवन प्रभावित नहीं होगा। इसलिए वही कर सकता था यह सब, इसलिए नहीं कि वह पुरुष था तो वही सोच सकता था। एक स्त्री, वो भी माँ, अपनी बेटी के लिए जरा भी नरम नहीं थी, और एक पुरुष भाई से ही सही पर अपनी बहन की पीड़ा को समझ सका, अपने लिए उसके निस्वार्थ प्यार को समझ सका था, जिसका प्रतिफल न दे पाने का पश्चाताप बारीक सुई की नोक बनकर उसे भीतर तक चुभता रहा। स्त्री अगर श्रुति स्थान पर कोई और होती, जिसने समाज के घर के इस रूप से आजीज आकर यह कदम उठाया होता, तो संभवतः अजय भी तटस्थ ही रहा होता, परंतु यह तो उसकी लाडली बहन श्रुति के साथ ही हुआ था ना। इस समय उसकी तटस्थता उसके जीवन को निर्मूल ही कर सकी थी। आभा ने बच्ची का रंग निखारने के लिए कौन सा उपाय नहीं किया, परंतु प्रकृति भी मिलावट खोरी से बची हुई है। उसकी ईमानदारी सिद्ध करता बच्ची का पक्का रंग टस
उससे मस नहीं हुआ। अपने पसंदीदा फुलकारी वाले जिस गुलाबी दुपट्टे को ओढ़कर श्रुति ने अपने मन में न जाने कितने सपने पोसे होंगे, उस भयावह रात उसी गुलाबी दुपट्टे से बंद कर लटकती हुई श्रुति ने की लंबी हो गई गर्दन, उसकी फटी हुई आंखें, उसके मुंह से लंबी होकर बाहर निकल आई सफ़ेद जीभ, पंखे से लटकी उसकी काली मोटी शकल काया रात को आंखें बंद करते ही अक्सर आभा के आगे झूलने लगती और वो भयभीत हो अचानक चीख पड़ती। अजय ने उसके अनकहे भय को भांप लिया था। इकलौती लाडली बहन को खो देने का दुख भूलने का तो प्रश्न ही कहाँ था। अभी तो अजय उसकी आत्महत्या के कारण से ही समझौता नहीं कर पाया था। इस बच्ची ने उसके घर में जन्म लेकर तो जैसे उपकार ही किया था उस पर। उसकी आत्मा से श्रुति की तर्कहीन आत्महत्या का बोझ उतारने का उपकार। बचपन के वो दिन याद थे उसे जब श्रुति सब कुछ छोड़कर छोटे भैया कहती उसके पीछे दौड़ती रहती। अजय के सिवा उसे किसी और का साथ बिल्कुल भी तो ना सुहाता। माँ सारे बच्चों को खाने की चीज़ें बांटती तो श्रुति अपना हिस्सा भी अजय को देने लगती। अजय थोड़ा सा लेकर प्यार से उसे अपने पास बैठाकर बाकी उसे ही खिला देता और वो अजय से 6-7 बरस छोटी श्रुति खुश होकर उसके कंधों पर झूल जाती। और वह बात वो कैसे भूल सकता था जब अजय ट्यूशन जाने के लिए साइकिल की जिद कर रहा था और बाबूजी ने साफ मना कर दिया था तो अजय खूब दुखी हुआ था। तब नन्ही सी श्रुति ने अपने छितरे हुए बालों के पीछे छिपे कानों से अपनी छोटी छोटी बालियां उतारी और उसे देकर कहा था, छोटे भैया इससे बदले में पैसे मिलते हैं। हाँ सच्ची बता रही हूँ भैया, तुम साइकिल ले लेना इससे बदले वाले पैसे में। उस दिन अजय ने अपनी उस मासूम बहन को अपने गले से लगा लिया था और वो नन्ही बालियाँ उनके कानों में ही पहना दी थी, यह कह कर कि साइकिल मैं बाद में लूँगा। और फिर उसने माँ बाबूजी से कभी साइकिल की जिद नहीं की थी। एक बार जब वह अपनी इंजीनियरिंग के लिए हॉस्टल चला गया था तब श्रुति को बुखार आ गया था। तेज बुखार में वह बड़बड़ाती, छोटे भैया आ जाओ। इस दवाइयों से बुखार उतरा ही नहीं तो डॉक्टर ने उसके छोटे भैया को ही बुलाने की सलाह दी थी। अजय को आना ही पड़ा था, तभी बुखार उतरा था श्रुति का। फिर बोल कर गया कि वह हर हफ्ते उसे खत लिखेगा और पड़ोसी गुप्ता अंकल के फ़ोन पर हर हफ्ते फ़ोन भी करेगा। उसे तब कहीं वापस जा पाया था अजय, कहाँ भूल पाया था अपनी पढ़ाई की जागती अनगिनत रातें जिसमें छोटी सी श्रुति ने अपने नींद कुर्बान की थी उसका साथ देने के लिए। उसके पास चुपचाप बैठी गोल मटोल श्रुति पहले तो स्कूल की किताबें पढ़ती, जब थक जाती तो कभी चंदा मामा पढ़ती, कभी माँ द्वारा दिन में बीनने को दिए चावल ही बीनती रहती देर तक। भाई को नींद आती तो धाप चलकर छोटी सी श्रुति उसके लिए छटपट से चाय ले आती, 2-4 बातें बनाती, ना जाने कहाँ के चुटकुले सुनाती, खूब हंसाती और उसे पुनः फुर्सत कर देती। खाने में जब भी उसे कुछ विशेष बनता सबसे ज़्यादा उसके लिए ही ले आती। अपने जोड़े हुए पैसे उसे पिकनिक या शॉपिंग के लिए दे देती। उसका कमरा सबसे अच्छी तरह झाड़ती पोंछती, उसके लिए पिता तक से लड़ जाती और भी न जाने कितनी बातें थीं जिन्हें चाह कर भी भूल ही नहीं सकता था।
अजय भी उसे असीम स्नेह करता। यूं भी किसी भाई को बहन के शारीरिक सौंदर्य से भला क्या सरोकार। उसे तो दिखाई देता है सिर्फ मन। जो गलतियां श्रुति के साथ हुई वो इस बच्ची के साथ हरगिज नहीं दोहराई जाएगी। ऐसा निश्चय किया अजय ने। माता पिता और पत्नी के लाख आग्रहों के बावजूद अजय ने किसी दूसरी संतान के विषय में सोचा तक नहीं। अपनी वंश परंपरा का संवाहक उसने अपनी बेटी को ही बनाया। परिवार द्वारा दूसरी संतान के आग्रह पर वो हर बार यही तर्क देता कि माँ बाबूजी, अगर श्रुति भी आपकी इकलौती संतान होती तो क्या आप उसकी शिक्षा और व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देते? और अगर वो भी हम तीनों भाइयों की तरह बड़ी बड़ी कंपनियों की कमान संभाल रही होती तो क्या अपनी बुद्धि को एक तरफ रख अपने तन पर लिपा गाढ़ा काला रंग ही देखती रहती? 85 पढ़े लिखे लोगों की मुखिया बनकर अपने कैरियर के चमचमाते प्रभात के आगे तन पर चढ़ी सांझ को ही हावी होने देती खुद पर। बेटी की अधिकतम जिम्मेदारी उसने स्वयं उठाने का उद्देश्य कर लिया था। घर में पंडित से नामकरण न करवाकर नाम भी स्वयं ही रखा, मेघा विश्वास। माँ ने समझाना चाहा, बेटियां तो माँ के सानिध्य में ही ठीक पलती हैं बेटा। अजय स्वयं को पल भर भी तो नहीं रोक सका था माँ को कड़वा उत्तर दिए बगैर। इस बच्ची के लिए आभा की आंखों में मैंने वही तिरस्कार देखा है माँ, जो श्रुति के लिए कोई लड़का न मिलने पर तुम्हारी आंखों में आ गया था। उसके लिए क्षमा करना माँ। तुम स्त्री होकर भी क्या अपनी इकलौती मासूम बेटी का दुख समझ पाई थी? अगर तुम अड़ गई होती कि बेटों की तरह ही तुम्हारी बेटी भी उच्च शिक्षा लेगी तो क्या बाबूजी को मानना नहीं पड़ता? अजय अपने भीतर तेजाब से खोलते अपराध बोध से तिला मिलाकर माँ ने अजय को रोकना चाहा, परंतु वह रोक नहीं सकी थी उसे, बल्कि वह और भी उग्र होकर बोला था, तुम तो चुप ही रहो माँ। माँ होकर भी कहाँ देख पाई थी तुम श्रुति के भीतर की बेचैनी कि अपने काले रंग को बस जरा सा निखार लेने की कितनी ललक होने लगी थी उसे। अपने अंतिम दिनों में मैंने देखा था उसे घोर अवसाद में घिरकर चुपके चुपके अकेले आंसू बहाते हुए। पुरुष होकर भी मैंने महसूस की थी उसकी छोटी छोटी आंखों में समाई विकराल विवशता। हाँ मैंने देखी थी उसके सतही शांत व्यवहार के भीतर कलेजा चीर देने वाली भयानक उथल पुथल। मुझसे छिपा नहीं था उसकी फीकी मुस्कान के पीछे का तड़पा कर रख देने वाला भयानक रुदन। मैं उसका प्यारा भाई ही सही, पर था तो पुरुष ही। कैसे कह पाती वो नीरी अपने मन की सब कुछ खोल कर मुझसे, कन्हैया अब बस भी कर। माँ अपने कानों पर हाथ रखकर रोने लगी थी। तुम कहती हो मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची को आभा के भरोसे छोड़ दूँ? नहीं माँ, मैं श्रुति को दोबारा मरने नहीं दे सकता। इस तरह से इस कहानी को ख़त्म करते हैं। और हमारी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को।